students, welcome to Malika's literature classes. And before starting बेटा, क्योंकि आज चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग. एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर थोड़ा बहुत नॉलेज आपको राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. तो आप लोगों को राइटर के बारे में लिखना जो होता है वो ज़रूरी होता है. एंड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट राइटर्स बैकग्राउंड ऑल्सो, नॉट फॉर द क्लास 12 बट आने वाले समय के लिए भी. आप जितने राइटर्स को पढ़ते हैं उतना ही आपके अंदर विजडम आता है, नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है आप लोगों का. सो अनीस जंग बेटा वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स, नो डाउट. स्पेशली जो उनका मेन थीम होता है उनके नॉवल या उनकी स्टोरीज़ को लेकर वो विमेन का होता है. उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ इंटरव्यूज़ लिखा है जिसमें वो एक तरह से वो ट्रैवल कर करके इंडिया के सारे अलग अलग जगहों पे जाती हैं एंड वहाँ के विमेन की कंडीशन को सुनती हैं एंड उनका इंटरव्यू लेती हैं एंड अपने बुक में उन्होंने पूरा वो जो कंपाइल करके उन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई है, अनवेलिंग इंडिया. सो उससे आपको पता चलता है कि कितने एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं विमेन पे. अभी भी पैट्रियार्कल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट करती है. एंड उनका एक स्टोरी बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग, एंड कंप्लीट नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ऐसा उसमें से कुछ स्टोरीज़ को एक्सट्रैक्ट करके आपके सिलेबस में डाला गया है. द फर्स्ट स्टोरीज नेम इज़ समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जो कि साहिब आलम की स्टोरी है. एंड द सेकेंड स्टोरी मे बी आई थिंक आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो मुकेश की स्टोरी है. बट ये दोनों स्टोरी सिर्फ नहीं है, और भी स्टोरी उन्होंने लिखी है एंड हर स्टोरी का उन्होंने अलग अलग थीम लिखा है. एक स्टोरी मैंने खुद पढ़ी है जिसमें मेन कैरेक्टर इदरीस है एंड किस तरह से वो किडनैप होता है एंड किडनैप करके उसको कहाँ पे काम कराया जाता है. एक स्टोरी में एक बच्चे की बहुत बहुत पहले शादी करा दी जाती है एंड किस तरह से उसे सेक्शुअली अब्यूज किया जाता है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज लाइक दिस जिसमें उन्होंने बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है. सो बेसिकली वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं एंड रुड़केला जगह है. 1964 में उनका जन्म हुआ था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. उनके दोनों पेरेंट्स राइटर थे, उर्दू राइटर थे बेटा. उनके भाई भी हैं, वो भी उर्दू राइटर हैं. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad. उनका एडिटर एंड कॉलमिस्ट एज अ काम किया है न्यूज़पेपर में, बहुत सारे इंडिया की न्यूज़पेपर में, अब्रॉड की न्यूज़पेपर में. एंड ऑथर्ड सेवरल बुक्स. द फॉलोइंग इज़ एन एग्जर्प्ट मतलब बेटा कि छोटा सा पार्ट निकाल कर किसी बड़े से पार्ट से दिया गया है. 2 चैप्टर्स लाए गए हैं. किसमें से? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से. हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to life of exploitation. किस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो होता ना कि परपीचुअलिटी दिखाई गई है, यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई गई है, एवरलास्टिंग पॉवर्टी को दिखाया है अनीस जंग ने, जो बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे लाकर छोड़ देता है कि एक ऐसी लाइफ उनको दे देता है जहाँ पे सिर्फ शोषण होता है. बेटा एक चीज़ और, मतलब नॉर्मली मैंने अक्सर देखा है, एक दो मैंने इंग्लिश चैनल्स देखे हैं जहाँ पे दूसरे टीचर लिटरेचर को पढ़ा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मुझे पता नहीं था कि यार, मैंने देखा कि जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि पढ़ाते भाई कैसे हैं टीचर्स. आई एम नॉट बिग जजमेंटल, दे आर रियली रियली गुड टीचर्स. बट एक चीज़ है कि जब भी लिटरेचर क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आई डोंट थिंक सो वाई कि अगर वो सिलेबस से डिविएट होकर, डिस्ट्रैक्ट होके, या जिस तरह से भी अगर वो दूसरा टॉपिक डिस्कस करने लगता है या कुछ मोटिवेशन बातें बताने लगता है या अपनी थिंकिंग बताने लगता है, तो अक्सर वो बीच में बोलते सॉरी हम दूसरी तरफ चले गए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक चले गए हैं, हम फिर से बैक टू चैप्टर पे आते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट कि नथिंग इज़ आउट ऑफ बॉक्स इन लिटरेचर. बिकॉज whatever comes to your mind related to anything,
which happens in society, that is the part of literature. लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, एंड आप सोसाइटी के कुछ भी बारे में बात कर सकते हो. एंड लिटरेचर की क्लास तो घंटों इतनी लंबी जाती है क्योंकि हम बात करते हैं, हम किसी टॉपिक के कोर रियलिटी को देखते हैं. एंड आई थिंक कि हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन, जो अपने टाइम पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डिप्राइव थी. हम बेटा उम्मीद करते थे कि कोई हमें ऐसे पढ़ाए, हमें एक्सप्लेन करे, बहुत सारी क्यूरियोसिटी हुआ करती थी. कहीं वो प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं मिला करता था, बस टीचर आता था, इंग्लिश में बोलता था, चला जाता था. सो नाउ आई हैव राइट, एंड आई थिंक कि अगर आपके पास राइट होता है तो ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास. या तो आप टिपिकली, आप होता है ना कि स्टीरियोटिपिकल एजुकेशन को फॉलो करो, या तो आप बच्चों को प्रॉपर नॉलेज दो. डजेंट मैटर कि वो स्टिक टू सिलेबस रहता है कि नहीं रहता है. हमारे इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम ही है ये कि हम बहुत ही स्टिक टू सिलेबस रहते हैं. सिलेबस पर पढ़ाना है, एंड वही एक होता है ना कि एक बन गया है, एक whatever you call कि यार पढ़ना है सिलेबस. एंड सिलेबस से बाहर का अगर कुछ पढ़ाते हैं तो इवन इन माई क्लास ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैम आप चैप्टर पढ़ाइए. सो आई ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स, जब वो बोलते हैं मुझे कि मैम यार बहुत लंबी क्लास हो गई, तो आई एम जस्ट लाइक कि यही तो लिटरेचर क्लास होती है जहाँ पे आप दुनिया भर की बातें करते हो, हर टॉपिक के बारे में बात करते हो, वट एवर कम्स टू योर माइंड. सो जस्ट पार्डन मी, क्योंकि मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का, एंड आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कि मतलब आई एम एक्चुअली डूइंग वट आई एम असाइंड फॉर. क्योंकि अगर मैं एज अ टीचर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती हूँ तो शायद मेरे मन में गिल्ट चलता रहेगा. सो बेसिकली अगर मैं स्टिक टू सिलेबस नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती स्टिक टू सिलेबस, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ उन तमाम चीज़ों को, वट एवर कम्स टू माई माइंड, सो दैट कि आपको भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, आप उस चीज़ के बारे में गूगल करो, आप उस चीज़ के बारे में आसपास देखना शुरू कर दो, एंड डिस्कस करो चीज़ों को, नॉलेज गेन करो. नॉलेज, लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली साइंस. आप एक लाइफ का एक अलग पार्ट भी होता है, होलिस्टिक पार्ट होता है, जहाँ पे मॉरल एथिकल लेसन्स की हम बात करते हैं. आप साइंस पढ़ के बेटा, आप होता है ना कि आप सर्वाइव कर सकते हो, बट आप लिटरेचर जब पढ़ते हो ना तो आप अलाइव फील करते हो. सो बेसिकली मैं आप लोगों को स्टिक टू सिलेबस नहीं रहूँगी. I'll tell you lots of things in the course of my teaching. So be prepared, क्योंकि मैं बहुत 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 लेक्चर देने वाली हूँ. And if you are not interested this kind of teaching, so आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि मैं उन बहुत ही लिमिटेड बच्चे जो वाकई में लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले एक टाइटल डिस्कशन हो जाता है. बेटा, देयर आर 4 सीजन्स, एंड 4 सीजन्स इन लिटरेचर अलग अलग मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो कनेक्टेड होते हैं ह्यूमन लाइफ की साइकिल से. द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, द सेकेंड वन इज समर, द थर्ड वन इज ऑटम, एंड द लास्ट वन इज विंटर. सो द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग, जो कि सबसे स्टार्टिंग में आता है. वो ह्यूमन लाइफ के किस फेज को शो करता है? चाइल्डहुड को शो करता है, न्यूनेस को शो करता है. ठीक है ना, आप देखते हो स्प्रिंग में ना सब कुछ न्यू, बहुत ही अच्छा सा सब कुछ रहता है, मज़ा आता है. ऐसे मौसम में बारिश होती रहती है तो बहुत मज़ा आता है. सेकेंड वन होता है आपका समर. ठीक है, वो होता है आपका यंग एज, जब आप थोड़ा सा वो होता है ना कि एंथुजियास्टिक होते हो, एक्टिव होते हो. थर्ड वन होता है ऑटम, द एज ऑफ मैच्योरिटी, जब आप परिपक्व होते हो, जब आपको समझ आता है दुनिया का, आसपास की चीज़ों का. द लास्ट वन इज़ विंटर, जो ह्यूमन लाइफ साइकिल के डेथ को सिंबलाइज करता है ना. आप देखते भी हो, बहुत ही कोल्ड एंड काम ऐसी वाली चीज़ होती है. सो लॉस्ट स्प्रिंग बेटा यहाँ पर क्या बता रहा है? लॉस्ट चाइल्डहुड को,
जो बच्चे हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड में ही अपने इस चाइल्डहुड को खो दिया, अपने बचपन में अपने बचपने को खो दिया। सो लॉस्ट चाइल्डहुड ये डिफाइन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। 2 स्टोरीज़ हैं 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैं अपने चैप्टर्स को डिवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में हम मुकेश की स्टोरी साहिब आलम की स्टोरी पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्योंकि चैप्टर जो है लंबा है एंड ऐसे बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आई नीड टू एलोबरेट इट फॉर यू, सो जस्ट स्टिक विद मी एंड मज़ा आने वाला है आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि इंडिया की कंडीशन कैसी है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है एंड ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं एवरलास्टिंग पॉवर्टी में रहते हैं, जिनके साथ कुछ अलग नहीं हो सकता। सो आप पढ़ते पढ़ते जानोगे कि सिचुएशन कैसी है। अब आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, हाँ इंडिया में ज़्यादा एक पॉवर्टी रेट है, बट हम कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो शायद उनकी डेस्टिनी ही बन जाती है ये चीज़ें फेस कर पाना। बट तकलीफ़ इस बात की होती है कि अगर बच्चे ये सारी चीज़ें बचपन से ही फेस करना शुरू कर देते हैं तो इट फील्स लाइक कि यार वी नीड टू डू समथिंग फॉर देम। सो लेट्स स्टार्ट। Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, searching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब अनीस जंग जो हैं वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में उन्होंने ये चीज़ लिखी है क्योंकि वो चाहती हैं कि जो उन्होंने फ़ील किया है वो हम भी फील करें, जैसे कि ऐसा लगे कि हम खुद उन बच्चों से बात कर रहे हैं। एंड बेटा ये जो स्टोरीज़ है जो उन्होंने स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लिखा है, लॉस्ट स्प्रिंग लिखी है, वो सारी स्टोरीज़ रियल हैं। उन्होंने एक्चुअली ऐसी ऐसी जगह पे वो गई हैं और वहाँ रही हैं एंड ऐसे ऐसे बच्चों से उन्होंने लिटरली बात किया है। सो कुछ भी इसमें मतलब एक होता है ना कि फिक्शन नहीं है, सब नॉन फिक्शन है, सभी रियलिटी हैं। ओके, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning, scrounging for gold in garbage dumps of my neighborhood. एक साहिब है, बच्चा है, वो क्या करता है कि मेरे नेबरहुड पड़ोस में ही एक मतलब गार्बेज का ढेर है, ठीक है ना, कूड़े का ढेर है, उसमें वो क्या करता है स्क्राउजिंग, मतलब बेटा कि हंट करना, कोई चीज़ ढूंढना। एंड यहाँ पे स्क्राउजिंग का मतलब ही होता है हंट करना। एंड हंटिंग के टाइम पे कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना, नॉर्मली जो हंटिंग करते होंगे कि यार कोई मिल जाए, एंड उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है जो भी वो हंट करने जाते हैं। तो साहिब के लिए वो जो गार्बेज है, गार्बेज का जो ढेर है, उसके अंदर वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा है जो वैल्यूबल है उसके लिए, ठीक है। एंड वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। एंड ध्यान रखिएगा कि साहिब गोल्ड को ढूंढ रहा है, तो गोल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट गोल्ड नहीं कर रहा है, एक्चुअल लिटरली गोल्ड नहीं कर रहा है, बल्कि समथिंग वैल्यूबल। एंड एक गरीब बच्चे के लिए जो रैक पिकर है, जो कूड़ों को उठाता है, उसके लिए गार्बेज में कोई भी चीज़ मिलना मानो कि गोल्ड के समान होगा। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। अब यहाँ पे थोड़ा सा साहिब का बैकग्राउंड बता रही है अनीस जंग कि साहिब जो हैं वो अपना घर बहुत पहले का छोड़ गए हैं। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका जो है वो बांग्लादेश में है, कैपिटल है। एंड अक्सर क्या होता है ना बेटा, जब बाढ़ वाढ़ आती है तो घर वर सब टूट वूट जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री वो माइग्रेट करते हैं, एंड इन्हीं को माइग्रेंट्स कहा जाता है, इमिग्रेंट्स कहा जाता है। सो वो उन्होंने क्या किया कि साहिब की जो फैमिली थी वो ढाका में स्पेशली रहती थी एंड एक जंगलों के बीच में रहा करती थी, अच्छी जगह थी, घर वर था उन लोगों का, और अभी उसके लिए डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, मतलब साहिब को अभी भी याद है उसका घर कैसा है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अनीस जंग का ये कहना था। देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। एंड उन्होंने ये बताया कि साहिब बताते हैं कि उनकी मदर ने ये चीज़ कही है कि जब बाढ़ आया, इतनी बाढ़ आई कि हमारा जो घर था वो डूब गया, एंड जिस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वे ही नाउ लिव्स। एंड इसीलिए वो छोड़कर यहाँ पर आ गए क्योंकि वो ढूंढ रहे थे गोल्ड ऑफ सिटी। गोल्ड ऑफ सिटी मतलब यहाँ पर ये नहीं है बेटा कि गोल्ड लिटरली, बल्कि एक गरीब इंसान के लिए कोई भी वैल्यूबल चीज़ होती है, चाहे वो 10 रुपये हो या 20 रुपये हो या सिल्वर कॉइन हो, उनके लिए गोल्ड के समान होती है, डायमंड की ही समान होती है। तो वो गोल्ड का यहाँ पर रीज़न मेंशन ये था साहिब के मदर के लिए कि सर्वाइवल के लिए उन्होंने यहाँ पर आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा।
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब यहाँ पर साहिब जो है वो धीरे से बोलता है, स्लो होके बोलता है, थोड़ा सा एम्बेरस्ड होता है, क्योंकि कौन चाहता है कि आप अपने आसपास देखते हो कि एक बच्चा है जो देखता है कि लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कार्स में हैं, गाड़ियों में हैं, एंड एक यहाँ पर साहिब है जिसके पास कुछ नहीं है। एंड साहिब को रियलिटी भी नहीं पता है कि वर्ल्ड की रियलिटी क्या होती है। अभी बच्चे जो होते हैं ना, जो गरीब फैमिली में पैदा होते हैं, उन्हें तो अभी पता भी नहीं होता है कि यार हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं जो दूसरों के पास है। जब आप बड़े होते हो तब तो रियलाइज़ करते हो ना कि कुछ रिचनेस एंड पावर्टी टाइप की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट आप जब बच्चे होते हो तो आप बिल्कुल मासूम होते हो, आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। एंड यहाँ पे साहिब थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है, सर झुकाकर बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि शुरू से उसे यही सिखाया गया है कि गार्बेज के ढेर में जाओ एंड चीज़ें तलाश करो। सो कहीं ना कहीं साहिब जो है उसके पास कुछ करने को नहीं है। एंड जब अचानक से अनीस जंग ये पूछती हैं तो थोड़ा सा वो अशेम्ड फील करता है, उसे बुरा फील होता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए क्यों नहीं है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. This is something now which struck me so deep. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं एंड बच्चों को अगर भीख मांगते देखते हैं तो हम बड़े ही विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटेंशन कि स्कूल चले जाओ, काम कर लो, हमें ये भी नहीं पता होता है कि हाउ इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम ना, कि स्कूल जाना जहाँ पर आपको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, आप स्कूल जाने की बात कर रहे हो, ये कौन काम देगा। कभी कभी तो ऐसे लोगों को हम अनटचेबल्स मानते हैं, हम जल्दी छूते नहीं हैं। एंड अगर रास्ते में अगर कोई उन्होंने हमारा कपड़ा पकड़ने की कोशिश की, आई नो कि बहुत सारे लोग चिल्ला देते हैं, मैंने देखा है लोगों को चिल्लाते हुए। मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि अगर आपको नहीं देना, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बट किसी को डांटना, किसी को धुतकारना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे डिज़र्व नहीं करते हैं, वो चीज़ ये डिज़र्व नहीं करते हैं। सो यहाँ पर जो साहिब है, जहाँ पर जो अनीस जंग है, वो ग्लिबली मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत सीरियस हो गए, बहुत ही इनसिंसियरली वो बस ऐसे नॉर्मल वे में कह देती हैं कि तो स्कूल जाओ। लेकिन जैसे ही वो कहती है, अनीस जंग को रियलाइज़ होता है कि यार कितना हॉलो था, मतलब कितना खालीपन था उनकी ये बात में, मतलब वो कैसे स्कूल जाएगा। अनीस जंग जो थी वो कहीं ना कहीं एक सेंसिबल इंसान है, एंड उस टाइम पे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार कितना मतलब इलॉजिकल सी मैंने बात कह दी। ओके, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। अब साहब बहुत ही सिंसियरिटी के साथ कहते हैं कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, बट अगर बनेगा तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। एंड अनीस जंग बस ऐसे ही कहती हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूँगी स्कूल तो तुम चलोगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली। एंड मजाक मजाक में कोई भी चीज़ कहते थे ना बच्चों से, स्पेशली अगर कोई भीख मांगने के लिए आता है तो करते क्या हो यार पैसों वैसों का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल दिया करते हैं बच्चों को विदाउट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंटेंशन। एंड बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हम अशेम्ड फील करने लगते हैं नॉर्मली। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन साहिब ने दिल से मुस्कुराया, क्योंकि वाकई में वो पढ़ना चाहता था। A few days later I see him running up to me, is your school ready? And कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आता है और वो कहता है कि आपका स्कूल रेडी है। It takes longer to build a school. And अनीस जंग कहती हैं कि थोड़ा टाइम लगता है स्कूल बनने में, बट साथ ही साथ वो इतनी एम्बेरस्ड होती हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो कभी भी फुलफिल होने वाला नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट ऐसे प्रॉमिस जो हैं, अब एक वर्ड आया बेटा, अबाउंड मतलब कि ढेर सारे तादाद में। सो ऐसे प्रोमिसेस इन बच्चों से बहुत सारे लोग करते हैं, एंड इनके इस ब्लीक वर्ल्ड में, कोल्ड, डर्टी, फुल ऑफ डार्कनेस, ऐसे दुनिया में, इनकी ऐसी दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग आते हैं जो उनसे बहुत सारे प्रोमिसेस करके जाते हैं, बट कोई भी फुलफिल नहीं करता है। इट इज़ सो हॉरिबल। मतलब समटाइम्स आई फील कि यार मतलब हम इतना सब कुछ हमारे पास अफोर्ड करने के बाद भी
स्टिल वी आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम दैट कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. एंड सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए खाना ही सपना होता है. सो इट्स अ बिग रियलिटी. इट्स अ, मतलब कि रियलिटी चेक वाली बात होती है कि यार you have lots of things to show gratitude towards God, but still we are not showing. After months of knowing him, अब बहुत टाइम हो गए थे, जानने हो गए, अनीस जब उनका नाम पूछती हैं एंड वो अनाउंस करता है, वो बताता है साहिब आलम. ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स. उसे पता ही नहीं था कि इसके नाम का मतलब क्या है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. मतलब आप देख रहे हो, दिस इज़ द आयरनी, दिस इज़ द आयरनी. यहाँ पे पोइट ने आयरनी यूज़ किया, पोइटिक डिवाइस, कि मतलब नाम कुछ और है एंड काम बिल्कुल ही अपोजिट है. जिंदगी बिल्कुल ही ऑपोजिट है. लाइफ इज़ फुल ऑफ आयरनी. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसे ये पता होता कि उसके नाम का मतलब है कि मतलब दुनिया, मतलब एकदम मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, टॉप पे, वो सबसे निचले दर्जे पे भी रहता है. अगर उसे अपना नाम का मतलब पता हो तो बहुत मुश्किल होगा उसे यकीन कर पाना कि यार मेरे नाम का मतलब ये है. unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. And बिना अपने नाम का मतलब जाने हुए वो कुछ अपने दोस्तों के साथ बिना चप्पलों के, नंगे पैर, वो स्ट्रीट्स में, गलियों में, सड़कों पे घूमा करता था एक आर्मी की तरह बना के. एंड सुबह वो निकलते थे बिल्कुल ऐसा जैसे मानो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ निकलते थे, और जैसे ही दोपहर होती थी वो गायब हो जाया करते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. एंड जब तक मैं उस एरिया में थी, कुछ ना कुछ वो लिखा करती थी अनीस जंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा करती थी, लोगों से मिला करती थी, उनका इंटरव्यूज़ लिया करती थी. तो इस बीच में साहेब और उसके फ्रेंड से कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो गया था अनीस जंग का, एंड सबका नाम वो जानती थी. वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स. अब वो एक दिन पूछती कि यार तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मतलब क्यों ऐसे नंगे पैर रहते हो. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. मेरी जो मदर है ना, वो एक ना रैक के ऊपर रखी हुई है, वो मुझे देती नहीं है निकाल कर. Even if she did, he will throw them off. एंड एक फ्रेंड उसका कहता है कि अगर उसकी मदर दे भी देंगी ना तो वो फेंक देगा उस चप्पल को. Who is wearing shoes that don't match. एंड जिसने बोला था वो शूज़ पहना रहता है जो मैच नहीं करते रहते हैं. When I comment on it, जब मैं कमेंट करती हूँ, कभी कभी हम कितना मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटेंशन, मतलब कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता सामने वाले को हर्ट करने का, लेकिन कभी कभी हम ऐसे सवाल पूछ जाते हैं ना जो सामने वाले को हर्ट हो जाए. इसीलिए बेटा हमेशा ना अपने वर्ड्स एंड एक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए व्हेन एवर यू अराउंड पीपल, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है. तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा काइंडनेस शो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड अनदर्स पेन्स ऑल्सो. एंड तो वो कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा शर्मा कर वो थोड़ा शफलिंग, मतलब कि थोड़ा पैर वैर उठा के नज़र झुका के खड़ा हो जाता है कि वो क्या बताए. फिर एक तीसरा बंदा रहता है उसका फ्रेंड. आई वॉन्ट शूज़, सेज द थर्ड वन हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. इट्स अ ड्रीम. कि एक तीसरा फ्रेंड साहिब आलम का कहता है कि मुझे तो शूज़ चाहिए. वो ऐसा बंदा है कि जिसने मतलब एक शूज़ भी, वो पेयर ऑफ शूज़ भी, शू भी नहीं देखा अपनी पूरी लाइफ में. वो डिज़ायर करता है कि उसके पास शूज़ हो. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. एंड इतना मैंने ट्रैवल किया है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अक्सर बेयरफुट होते हैं, नंगे पैर होते हैं. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. And जब भी मैं किसी से पूछती हूँ कि यार तुम लोग क्यों barefoot रहते हो, तो वो कहते हैं कि it's not about money, पैसे की बात नहीं है, but ये tradition है कि हमें नंगे पैर रहना है. I wonder, मैं सोचती हूँ, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. That is something so striking. मतलब कि जो गरीब होते हैं ना, एक्चुअल में जो जेन्युइनली अच्छे इंसान भी होते हैं, वो कभी किसी के पीछे ना पड़ते नहीं हैं मदद के लिए.
दे रियली ट्राई कि जितना हो सके वो उतनी मेहनत करके एटलीस्ट सर्वाइव कर ले, खुद सर्वाइव कर ले, अपने बच्चों को सर्वाइव करा दे, दैट्स इट। अगर हर दिन अगर उन्हें खाना मिल जाता है दैट मीन्स कि उनका सपना पूरा हो गया। वो हर दिन सिर्फ एक दिन के बारे में सोचते हैं और वो आज के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल खाना आएगा कि नहीं आएगा, बस वो आज के बारे में सोचते हैं कि आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर आज खाना मिल जाता है, वो भी भर पेट नहीं, बस इसलिए कि बस इतना मिल जाए कि सर्वाइव कर पाएँ, तो उनके लिए ऐसा होता है कि ड्रीम कम्स ट्रू जैसी चीज़ होती है। तो यहाँ पे अनीस जंग एक बात कहती हैं कि मे बी ये इनका एक्सक्यूज़ था, कोई ट्रेडिशन नहीं था, बल्कि ये एक तरह से हाइड करना चाहते थे, छुपाना चाहते थे अपनी पावर्टी को, अपनी गरीबी को, जो हमेशा रहने वाली थी। यहाँ पर एक वर्ड है बेटा, परपीचुअल, मतलब कि एवर लास्टिंग, अनएंडिंग, कभी ख़त्म ना होने वाली पावर्टी, गरीबी जो हमेशा चलती रहेगी। आज उनके माता पिता गरीबी को फेस कर रहे हैं, कल बच्चे बड़े होंगे वो फेस करेंगे, फिर उनके बच्चे। तो कुछ ऐसे बेटा एक सेक्शन होता है जिनकी बेहतरी की उम्मीद करना भी, जिनको बेहतरी की उम्मीद कर पाना भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो कुछ अलग है। वो सोच भी नहीं पाते हैं खाने से बढ़कर कोई चीज़ हो पाती है ज़िंदगी में। उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है, ना फेम ना आइडेंटिटी, सिर्फ जो मैटर करता है वो करता है फूड। अगर फूड उनके पास है दैट मीन्स कि दे आर द मोस्ट लकी पर्सन, वो समझते हैं ऐसा। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव एवरीथिंग। हाँ ठीक है, हमारे पास BMW, लैम्बोर्गिनी एंड ऑडी नहीं है, हम अपने ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं। जो जितने पे होता है ना कहीं इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वी नेवर गेट सेटिस्फाइड। हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है, एंड हम कल के चक्कर में अपने आज को हमेशा बर्बाद कर देते हैं। हम उसके वर्थ को नहीं समझते हैं जो हमारे पास आज है, एंड हम कल सोचने लगते हैं कि हमारे पास वो, हमारे पास ये हो, एंड एक टाइम आता है जो आज हमारे पास है वो भी खो जाता है। एंड एट दैट टाइम वी रियलाइज़ कि काश जो था वही आ जाता तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ह्यूमंस कैसे होते हैं। एंड यहाँ पर एक अदर सेक्शन है जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड अनीस जंग को अब समझ में आ रहा है कि दैट्स नॉट द ट्रेडिशन बट they hide the condition of their poverty, their perpetual poverty, their grinding poverty. I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. अब अनीस जंग को एक स्टोरी याद आती है कि एक उदीपी का एक बंदा मिलता है मुझसे जो बताता है कि जब वो छोटा था तो वो स्कूल जाया करता था। He go to school past an old temple where his father was a priest. वो स्कूल जाया करता था, टेम्पल के जस्ट बगल में था। बेटा पहले जो स्कूल्स हुआ करते थे ना, वो अलग से कोई ऐसा स्कूल नहीं हुआ करता था। बहुत पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो दूसरे ऐसे गरीब वाला जो सेक्शन हुआ करता था, मंदिर के जस्ट बगल ही एक स्कूल का एक यार्ड रहता था खाली सा, वहीं पे बैठ के जो प्रीस्ट हुआ करता था या कोई भी इंसान जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, वहाँ पे बच्चे आते थे और बच्चों को पढ़ाया करता था। तो अलग से कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो बता रहा है जब वो बच्चा था तो वो कैसे स्कूल जाया करता था, एंड जब भी वो टेम्पल के सामने से गुजरता था तो वो इस चीज़ का प्रे करता था कि यार मुझे ना भगवान जी एक ना शूज़ चाहिए, मतलब पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, क्योंकि उसको शूज़ का बड़ा अरमान था। 30 years later I visited his town, एंड 30 साल बाद जब मैं उसके टाउन में घूमने के लिए गई, एंड वो टेम्पल मुझे मैंने देखा विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि 30 साल बाद एक ऐसी जगह पे था, एकदम खंडर हो चुका था, बिल्कुल आइसोलेशन में वो मंदिर था, एंड कोई भी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई पूजा करने नहीं आता है। इन द बैकयार्ड, उस जस्ट मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, एंड उसके जस्ट पीछे कुछ ऐसे चेयर्स लगे हुए थे एंड घर था, एंड वहाँ पे न्यू प्रीस्ट रहते थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक दौड़ते दौड़ते एक बच्चा आता है, अनीस जंग की नज़र पड़ती है, एंड वो हाफते आता है, एंड अपना बैग जो होता है वो कहाँ फेंकता है यार, इस स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड पे, आपको फोल्डिंग वाली चारपाई आपको पता होगी, वहाँ पे फेंकता है। And looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to a goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy, like the son of the priest, now wore shoes,
but many others like the rag pickers in the neighborhood remain shoeless. यहाँ पे एक रियलिटी की बात की गई है बेटा. अक्सर क्या होता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन कोई अच्छे से नहीं कर पाता है, बट मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था. कि ओडीपी का एक मैन था जो उससे मिलता है अनीस जंग से. वो बताता है कि जब वो छोटा रहता है तो वो उम्मीद करता है कि काश यार मेरे पास शूज़ हो. वो भगवान जी से प्रे करता है. 30 साल बाद जब अनीस जंग उसी एरिया में जाती हैं तो बैकयार्ड के पीछे एक न्यू प्रीस्ट रहता है, एंड उसका जो बच्चा होता है उसने वो शूज़ ओन किए होते हैं. एंड एट दैट टाइम इसका पूरा टोटल ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कि जो ओडीपी का जो मैन था उसको बचपन में जो होता है ना कि जो मिला रहता है वो शूज़, उसका बच्चा भी पहनता है, उसका बच्चा भी पहनता है. सो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है बेटा कि अगर आप कोई चीज़, अगर हमारे सेक्शन के कोई लोग गरीब हैं, मान लो कि अगर मेरे फादर गरीब हैं तो और उतना अफोर्ड कर पाते हैं कि मैं पढ़ लिख सकती हूँ, मैं पढ़ लिख कर अपने घर के हालात को ठीक कर सकती हूँ. कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा चांस मिला है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बेहतर बना सकती हूँ. दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बन सकती हूँ मैं, लेकिन अपने घर की कंडीशन को कुछ स्तर पे बेहतर कर सकती हूँ. प्रीस्ट के पास ये ऑप्शन होता है बेहतरी का, किसी भी प्रोफेशन के पास बेहतरी का ऑप्शन होता है. कि अगर एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो उतना कोशिश करके उसको वो लाइफ देने की कोशिश करता है. बट ऑन द अदर हैंड रैग पिकिंग एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे बेहतरी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है बेटा. वहाँ पे जो रैग पिकर्स होते हैं वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो भरपेट खाना खा सके. हाउ कैन यू, मतलब एक होता है ना कि आप कैसे आप उम्मीद कर सकते हो ऐसे लोगों से कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, एक बेहतर कल दे सके. आप नॉर्मली अगर आप किसी से भी मिलते हो तो आप ये चीज़ कहते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कि यार कोई भी बेहतर बन सकता है, बस एक जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. इट्स वेरी इजी टू से ना, क्योंकि हम एक ऐसे सेक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं जिसपे एक होता है ना एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि यार ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. वेरी इजी टू से, क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है. तो कोई भी प्रोफेशनल लाइफ का, इवन एक नॉर्मल प्रीस्ट जो मंदिर में काम करता है वो भी अपने बच्चे को एक शूज़ दिलाकर दे सकता है, स्कूल में पढ़ा सकता है, बेहतर कर सकता है. एंड अगर वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है, जो कि प्रीस्ट नहीं जा पाया लेकिन बहुत कोशिश करके अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो मे बी वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, ऑफिसर बन सकता है. एंड आने वाला जो समय, उसका जो जनरेशन होगा वो उससे भी बेहतर करेगा, फिर उसका जनरेशन उससे भी बेहतर करेगा. बट रैग पिकर्स जो होते हैं उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है बेटा. मतलब कि अगर उनके फोर फादर्स ने रैग पिकिंग की है तो आने वाली तमाम जनरेशन रैग पिकिंग ही करती है. ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन केसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट 99% अगर आप देखोगे, आप कैसे भी केसेस पढ़ोगे, वो रैग पिकिंग कर रहे हैं. एंड टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ वो रैग पिकिंग ही करते रहते हैं. एक परपीचुअल पावर्टी बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, एंड वो कभी नहीं ख़त्म होती है. एंड नोबडी इज़ रेडी टू हेल्प देम. कोई भी तैयार नहीं है. इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सभी को कुछ ना कुछ अपने लिए करना है. एंड अगर वो चीज़ जिसके पीछे आप भाग रहे हो अगर वो पूरी हो जाए, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर वो चीज़ पूरी हो जाए तो आप बैठ जाते हो एंड दूसरों के बारे में सोचने लगते हो या अपनी सोसाइटी के बारे में सोचने लगते हो. ज़्यादातर लोग अगर वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो अब दूसरे का टारगेट बनाते हैं एंड वो अचीव करने की कोशिश करने लगते हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है ना, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डोंट यू थिंक सो कि इट्स आर डबल स्टैंडर्ड की वी ऑलवेज टॉक अबाउट आर राइट, हमारा राइट क्या है, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सबसे पीछे हम ही हट जाते हैं. सो जस्ट ट्राई टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई नो कि दे आर नॉट योर रिलेटिव्स या कोई अक्वेंटेंस है या कोई भी है, बट अगर आपको चांस मिलता है बेटा उनके लिए कुछ करने का तो डेफिनेटली यू मस्ट डू इट. ओके, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई नो, बट ये चैप्टर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मैं चाहती हूँ बच्चा लोग कि आप ऐसे सेक्शन के बारे में आने वाले समय में वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, जस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम. 12th के एग्ज़ाम्स के बाद कोई नीट का पेपर देगा, कोई जेई का पेपर देगा, कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेगा, कोई एनडीए, सीडीएस, व्हाटएवर आपको जो चाहिए होगा आप वो चीज़ करोगे. बट साइमल्टेनियसली प्लीज़ साथ ही साथ आप इस चीज़ के बारे में भी सोचना कि जब भी मौका मिले बेटा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी,
इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ योर इंटेंशन। अगर आपके पास 10 रुपये हैं, अगर आप किसी की 1 रुपये मदद करते हो तो उसी समान होगा कि किसी के पास 1 करोड़ है और वो 1 लाख की मदद करता है। सो वहाँ पर वो क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती है। ओके, सो वेयर वाज आई, हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से रैक पिकिंग जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। बट मैनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। एंड शूलेस वाली बात क्यों गई कि वो कभी उनके हालात ठीक नहीं होंगे कि वो शूज़ भी अफोर्ड कर सके। माई एक्वेंटेंस, एक उनके जानकार थे जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ विद अ बेयरफुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। सीमापुरी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा कि जस्ट दिल्ली का जो एंड होता है, बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर एक एरिया है सीमापुरी का, जहाँ पर ये सारे लोग ऐसे रहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। यहाँ पे पेरीफेरी मतलब कि एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे एकदम बिल्कुल अटैच्ड है, एक जगह है। एंड बिल्कुल दिल्ली से अटैच्ड है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत दूरी है। बट अगर हम, एक होता है ना कि लाइफस्टाइल की बात करें, दोनों का फ़र्क देखें तो माइल्स एंड माइल्स अपार्ट हैं, मतलब लिटरली माइल्स एंड माइल्स अपार्ट हैं एक्चुअली में। क्योंकि आप दिल्ली में लोगों को देखते हो और सीमापुरी में लोगों को देखते हो, ऐसा लगता है कि एक दूसरी दुनिया में आप आ गए हो। मतलब मैं कभी सीमापुरी में नहीं गई, बट अगर मैं दिल्ली गई तो मैं डेफिनेटली, टाइम नहीं मिलता है मुझे क्योंकि अक्सर मैं किसी एक रीज़न की वजह से जा पाती हूँ, बट डेफिनेटली मैंने इस बार ही सोचा है, इस स्टोरी को मैंने इतनी डीपली इस बार ही फील किया है। इट्स बीन 3 इयर्स में पढ़ा रही हूँ, बट ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इतना डीप जाने का। लेकिन इस बार ही मैं इतना डीपली पढ़ा रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही जाना चाहिए एंड देखना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बेटा। नॉलेज 2 टाइप्स की होती है बच्चा, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज एंड दूसरा होता है बुकिश नॉलेज। नॉर्मली हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बच्चों को बुकिश नॉलेज दी जाती है, बैठाकर आपको बुक्स में सब कुछ बता दिया जाता है। बट प्रैक्टिकल नॉलेज वो होता है जब आप दुनिया से जब आप स्कूल रूम से बाहर निकल कर सोसाइटी में जाते हो एंड उस जो चीज़ आपने बुक में पढ़ी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। बुकिश नॉलेज ऐसा है जैसे कि पेड़ होते हैं ना बेटा, बस बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं। बट प्रैक्टिकल नॉलेज क्या करता है, ट्रिमिंग का काम करता है। एंड जब पेड़ जो होते हैं वो कम्प्लीटली अच्छे से प्रॉपरली ट्रिम हो जाते हैं तो कितना ब्यूटीफुल लगते हैं ना। तो सिमिलरली बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अगर कुछ पढ़ते हो तो डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। जो भी मैं आप लोगों को लेसन्स दे रही हूँ, मॉरल लेसन्स दे रही हूँ, जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तभी वो चीज़ होती है ना कि निखर कर आएगी। आपका ज्ञान, जो आपका इल्म है वो आपके चेहरे पे नज़र आएगा, आपके बातों में नज़र आएगा, आपके लहज़ों में नज़र आएगा। सो कहाँ पे थे? दोज हु लिव हेयर आर अ स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम अ बांग्लादेश बैक इन 1971, सॉरी 1971। 1971 में वॉर हुआ था एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो अपने घरों को खो दिए थे एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे। यहाँ पे स्क्वाटर्स मतलब कि छोटा सा जो घर होता है ना, लकड़ी का बना हुआ एंड ट्रैम्पलिन होते हैं, कपड़े से लदा हुआ, ठीक ठाक। आप आसपास अपने आप देखते हो एरिया में, स्टेशन वाले एरिया में छोटा सा घर होता है। ऐसा लगता है कि यार पानी वानी आता होगा तो ये तो घर ही टूट जाता होगा, या स्टॉर्म आता होगा तो घर ही टूट जाता होगा। तो ऐसे घरों में ऐसे बिखरे 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 घर हैं सीमापुरी में। एंड साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, एंड साहिब की फैमिली भी उसी में आती है। सीमापुरी वॉज दैन अ विल्डरनेस। सीमापुरी जब ये लोग नहीं आए थे तो एक बंजर सी ज़मीन थी, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं था, एकदम खाली था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी बंजर ही ज़मीन है, अजीब सा है, लेकिन अब एम्प्टी नहीं है। अब बहुत सारी फैमिलीज रहती है इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड ट्रैम्पलिन। एंड कैसे कैसे घरों में रहती है, मिट्टी के घरों में रहती है। एंड टिन आपने देखा होगा, घरों के ऊपर टिन लगा होता है, वैसे अगर अफोर्ड कर पा रहे तो टिन ला देते हैं। या ट्रैम्पलिन, आप वो कपड़ा वाला जो होता है ना, टेंट का जो आप बनाते हो, वो उससे लगाए रहते हैं। डिवाइड ऑफ सैवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। एंड नाउ यू कैन इमेजिन बच्चा, ये जितने भी डिस्चार्ज होते हैं, जो भी स्टूल, यूरिन, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रिवर नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं, कोई सेवेज नहीं है जिसके थ्रू वो, एक होता है ना कि पाइपलाइन से निकल कर कहीं और चला जाए। तो इतनी गंदगी होती है एंड उसी बीच में 10,000 रैक पिकर सीमापुरी में रहते हैं। एंड किस तरह से वो बीमार पड़ते होंगे, कितने लोग मर जाते होंगे, एंड इतनी गंदगी होती है। गॉड,
समटाइम्स आई थिंक यार गवर्नमेंट इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचती है। चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना आती हो, कोई नहीं सोचता, बल्कि एक दूसरे पे सब ब्लेम करते रहते हैं कि अगर हम होते, अगर रूलिंग पार्टी में हो तो डेफिनेटली विल डू समथिंग फॉर देम, एंड जब वो रूलिंग पार्टी में एक्चुअली में आ जाते हैं तो फिर वो कुछ नहीं करते। जस्ट नो बडी थिंक अबाउट दैम। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 सालों से वो वहाँ पे रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। नो बडी नोज देयर नेम, without permits but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy green। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो परमिशन से रह रहे हैं, लीगली रह रहे हैं, कभी भी गवर्नमेंट उन्हें हटा सकती है, उनके घरों को तोड़ सकती है। वो 30 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, सिर्फ उन्हें वोटर कार्ड्स मिले हैं क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्हें वोट मिल पाए, एंड उनके बदले में उनको एक राशन कार्ड मिला है जिससे उनको गेहूँ मिल सके। सो खाने के लिए मतलब यहाँ पर तो जो उनको वोटर कार्ड्स अवेलेबल कराया है वो तो इसलिए क्योंकि वो भाई वो उसका इनर इंटेंशन था, वो उसका इंटेंशन था कि भाई मेरा भला हो। बट इस चक्कर में कुछ भला उनका भी हो पाया, उन्हें गेहूं मिलने लगा, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिकॉज if at the end of the day we can feed our families and go to, so food is more important for survival than an identity। yeah, it's very important। आई थिंक कि बेटा हंगर इज़ द मेन रीज़न कि इतने सारे क्राइम्स होते हैं वर्ल्ड में। अगर कभी भी आप किसी से पूछोगे सबसे ज़्यादा क्राइम किसकी वजह से होता है, अरे पप सुपारी देकर आप नहीं, मतलब कोई भी सुपारी देकर आता है मर्डर के लिए या किसी को कुछ काम कराना पड़ता है तो लोग, बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे एरियाज़ में जाते हैं। एंड अगर वो बहुत ही पैसे की कमी है, ऐसा नहीं है कि उनको पैसे चाहिए तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर पाएँ, वो इतने मरते रहते हैं कि खाने की कमी हो जाती है, एंड दे आर रेडी टू डू एनी थिंग इवन टू मर्डर समवन। एंड ऐसे लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं, एंड ऐसे लोगों को वो लेकर आते हैं, एंड ऐसे लोगों से वो काम कराते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो नहीं पकड़े जाते जो मेन मास्टरमाइंड है, बल्कि वो पकड़े जाते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि एक पार्ट बन गया इस एक्सप्लॉयटेशन का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उन्हें उनका साथ दे रही हूँ, उनके एक्शन को जस्टिफाई कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि हंगर एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान से कुछ भी करा लेती है। सो यहाँ पे सीमापुरी के ये लोग बिलीव करते हैं कि हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बिकॉज फूड जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीने के लिए, ना कि आइडेंटिटी। बट वॉट वी थिंक, आई नीड अ फेम मैन, मुझे तो आइडेंटिटी चाहिए, लोग जाने मैं फेमस हो जाऊँ। बट हमने कभी वो चीज़ झेली ही नहीं है जहाँ पे हमें सोचना पड़े कि यार अब खाना कहाँ से आएगा, अभी का तो हो गया, शाम को कैसे आ पाएगा। नेवर नेवर इन आवर होल लाइफ। एंड आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है लाइफ की। सो जब भी आप सुबह उठे बेटा, एटलीस्ट थैंक टू गॉड दैट कि हमारे पास पैर हैं, हम चल पा रहे हैं, हमारे पास आंखें हैं, हम देख पा रहे हैं। देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, एंड स्टिल दे आर थैंकिंग गॉड एवरी मॉर्निंग, एंड वी हैव एवरीथिंग, बट हमारे पास टाइम नहीं है थैंकफुलनेस शो करने का। ओके, एंड if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। मतलब कि अगर हम इस ऐसे फील्ड में रह रहे हैं जो हमारी फैमिली को खिला पा रहा है, एंड हम सो पा रहे हैं बिना हमारे पेट दर्द हुए, तो हमें ऐसी जगह पे रहना पसंद है जहाँ पे कुछ गेहूँ मिल जा रहा है, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत सारा पेड़ पौधे हैं, अच्छा घर है। तो वो बांग्लादेश ढाका की बात कर रहा है कि वहाँ पे तो और भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इंडिया में हमें खाने को तो मिल रहा है, चाहे वो हम बहुत बुरी भी कंडीशन में रह रहे हैं, बट कुछ तो मिल रहा है ना। So that's it for us. See a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. मतलब अनीश जंग ने जब पूछा ग्रुप ऑफ मैन से जो कि फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमें खाने से मतलब है, भले बुरी से बुरी कंडीशन में रख लो, गंदी से गंदी जगह पे रख लो, हम रहना पसंद करेंगे, बस हमें खाना मिलना चाहिए। आप घर ही दे रहे हो, आसपास बहुत सारे हरियाली हैं, पानी वानी बह रहे हैं, सुंदर सी जगह है, बट हमें खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो जगह हमारे लिए जहन्नुम से कम नहीं होगी, हमारे लिए यही जन्नत है। यहाँ पर इन लोगों का मतलब ये है कहने का। Whenever they find food, they pitch their tents and become
become transit homes. एक और चीज़ बेटा कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि घर अपना बनाते रहते हैं, ट्रांजिट होम्स रखते हैं, अपना जो टेंट है वो काटते हैं, दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, वहाँ पे फूड मिलता है, फिर वहाँ पे कुछ दिन तक रहते हैं, तो उनका प्रॉपरली कोई बिलोंगिंगनेस नहीं होता है, उनकी कोई बिलोंगिंग नहीं होती है, उनको कहीं जगह से अटैचमेंट नहीं रहती है। वो ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खानों के लिए जी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सर्वाइव कर सके। अलाइवनेस क्या होती है, जिंदा दिली क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं है। बस वो जिंदा है, सांसें चल रही हैं और वो मर नहीं सकते हैं, एंड अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत है। सो वो एक ट्रांजिट होम रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जहाँ खाना मिलता है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं अपना घर को। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और ऐसी जगह पे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, एंड पार्टनर्स बन जाते हैं इस रैक पिकिंग प्रोफेशन का। एंड सीमापुरी में तो यार एक ही सिंगल एक लौता ही प्रोफेशन है, वो है रैक पिकिंग, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। एंड इतने सालों में एक चीज़ थी जो बच्चों के लिए, मतलब एक होता है ना कि आप कोई भी काम करो तो जो इतने सालों से काम कर रहा है उसका एक अलग ही स्टाइल होता है। चाहे आप कबाड़ी वाले से मिल लो जो बहुत सालों से है, तो आपको कहते हैं कबाड़ी में करना क्या है यार, बेचना है, लेकिन उसकी भी टेक्निक होती है, किस तरह से आप कबाड़ी बेचते हो, किस तरह से कौन सा कबाड़ का जो माल होता है वो कितने पैसे में देते हो, किस तरह से आप कन्विंस करते हो, तो बहुत सारे टेक्निक्स एंड रूल्स होते हैं। रैक पिकिंग के भी अलग रूल होते हैं, एंड बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ही उसमें माहिर होते हैं। ये बिलीव करते थे, सीमापुरी के लोग बिलीव करते थे, या तमाम रैक पिकर्स बिलीव करते थे। तो ये आर्ट का काम था कि अगर कोई माइंड ब्लोइंग गार्बेज में से बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेता है तो वो भी एक आर्ट का काम होता है। एंड बच्चों के लिए तो ऐसा मानो कि मतलब एक होता है ना कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए तो वैल्यूएबल था गार्बेज, क्योंकि होप जो होता है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड। आप होप को ना बच्चों से जुदा नहीं कर सकते हो, चाहे आप अमीर बच्चों से बात कर रहे हो, चाहे आप गरीब से गरीब बच्चों से बात कर रहे हो। बच्चों के मन में एक इनोसेंस होती है, एंड कल को बेहतर कर कल को मतलब होता है ना कि वो सपने देखना नहीं छोड़ते, वो इस उम्मीद में हमेशा रहते हैं कि आज बेहतर होगा, आज बेहतर होगा, आज बेहतर होगा, आज बेहतर होगा। एंड जब वो बड़े हो जाते हैं, दैट टाइम ही रियलाइज कि दे बिकम मैच्योर, they come to know the reality of society, reality of this world, कि nobody is gonna help them, and उनको ऐसे ही रहना है। पर जब तक बच्चे हैं वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में मैजिक ढूंढ लेते हैं, एंड उन्हें जो भी मिलता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो वैल्यूएबल है, जस्ट लाइक गोल्ड, जस्ट लाइक डायमंड। It is their daily bread, a roof over their heads, even it is a leaking roof, but for a child it is even more. And बड़े लोगों के लिए भी मतलब रैक पिकिंग एक अच्छी चीज़ थी। भाई आप खाना खिला पा रहे हो, खुद खा पा रहे हो, अपने बच्चों को खिला पा रहे हो, घर बना पा रहे हो उसी रैक पिकिंग की कमाई से, चाहे वो छोटा सा हट ही क्यों ना हो, भले वो छत जो हो वो लीक करता हो, पानी घर के अंदर आ जाता हो, बड़ा मुश्किल हो बारिश के टाइम में, बट स्टिल वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, वैल्यूएबल चीज़ थी रैक पिकिंग। एंड बच्चों के लिए तो उससे भी ज़्यादा था। क्या था, आप देख रहे हो चैप्टर कितना बड़ा है। ओके, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee. साहिब says his eyes lightening up. And एक बच्चा जो गार्बेज, जिसके लिए 50 पैसे मिल जाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, तो वो बताता है कि मुझे तो कभी कभी मतलब एक होता है ना कि मुझे 1 रुपये मिल जाते हैं, एंड कब उसकी आंखें चमक रही हैं, वो इतना खुशी से बता रहा है उस चीज़ को। एंड कभी कभी तो यार 10 रुपये मिल जाते हैं, 10 रुपये का नोट मिल जाता है। सो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ हो जाती है साहिब के लिए। आप देख लो छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे लोग कितनी बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग। एंड एक दैट्स द रियलिटी कि अगर आप एक गार्बेज के ढेर में एक रैक पिकर के लिए अगर एक छोटा सा कॉइन भी मिल जाता है, चाहे वो 50 पैसे, 1 रुपये या 2 रुपये का हो, तो वो हंटिंग करना नहीं छोड़ते, वो घंटों तक तलाश करते रहते इस उम्मीद में कि यार अगर एक मिला है तो मे भी कुछ और भी हो, कुछ अच्छा हो, कुछ ज़्यादा हो, तो उसमें वो उस उम्मीद में और भी ज़्यादा ढूंढने लगते, एक्साइटमेंट में। It seems that for children garbage has a meaning different from what it mean to their parents. And अनीश जंग को ये रियलाइज़ होता है कि यार 2 सेक्शंस हैं, एक एल्डर वन एंड एक यंगर वन, चिल्ड्रन, एंड दोनों के लिए एक डिफरेंट मीनिंग है। चिल्ड्रन एक अलग ही मीनिंग कैरी करते हैं
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। चिल्ड्रन के लिए क्या था? रैप्ड इन वंडर, मतलब एक होता है ना कि अनोखी सी चीज़ थी। आप गार्बेज में जा रहे हो, वैल्यूएबल चीज़ है, एंड सिर्फ पैसों की बात नहीं है। कोई जूता मिल जा रहा है फटा पुराना, लेकिन इतना कि आप पहन सको, कोई भी ऐसी चीज़ मिल जा रही है, बॉटल मिल जा रहा है, जो कि हम जैसे अमीर लोग, आई सीरियसली डोंट बिलोंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, बट हम जैसे लोग भी कभी कभी गार्बेज में ऐसी चीज़ें डालते जो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब मान लो कि फ्रूटी लेकर आओ, एक्सपायरी है, आप घर ला के देख रहे हो, अरे अरे तो एक्सपायरी डेट से एक होता है ना कि आगे बढ़ चुका है एंड इसको नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है, आप फ्रूटी का डब्बा फेंक देते हो। एंड वही गार्बेज में जाता है, रैक पिकर्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं एंड वो फ्रूटी देखते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। सो आप देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो दो सेक्शंस में, दो एक होता है ना कि एकदम ज़मीन आसमान जैसे डिफरेंस वाले सोसाइटी में। एंड कहाँ पे हम थे? बच्चे जो थे वो उनके लिए अनोखी सी चीज़ थी, वंडर वाली चीज़ थी, मैजिकल समथिंग था। एंड बड़ों के लिए इट्स जस्ट फॉर सर्वाइवल। दे बिकम इनफ मच्योर ना कि अब नाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि दैट्स द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। कुछ वंडर नहीं, कुछ मैजिक नहीं। एंड मे बी साहिब भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो बड़ा हो तो उसके लिए भी वो जो रैप्ड हो ना वंडर वाली चीज़ थी, वो कन्वर्ट होके मीन्स ऑफ सर्वाइवल बन जाए। एंड डेफिनेटली बनेगी। दैट्स द एक होता है ना कि अल्टीमेट रियलिटी, जिससे आप भाग नहीं सकते, जिससे आप बच नहीं सकते। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate by the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब यहाँ पे बच्चे आप अक्सर देखते हो ना कि कुछ बच्चे हमारे स्कूल में एक दिन प्रोग्राम हो रहा था, एनुअल फंक्शन आई थिंक था, क्या 26 जनवरी का प्रोग्राम था। तो दरवाज़ा खोल दिया गया था एंड क्योंकि गर्मी लग रही थी। एंड जो आसपास के जो बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे जस्ट स्कूल के एकदम ऑपोजिट साइड में एक छोटा सा स्लम एरिया है, छोटा सा, जहाँ पे 10 to 20 हाउसेज हैं। एंड वहाँ के बच्चे अक्सर स्कूल के पास आ जाते हैं, तो वॉचमैन को भगाना पड़ता है कि अरे भागो 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 भागो। तो वहाँ पे जो बच्चे खड़े थे, आई रिमेंबर्ड कि फेयरवेल था, क्लास 12th का, एंड वो सारे बच्चे आ गए थे प्रोग्राम देखने के लिए। सो वी वर जस्ट लाइक कि कई बारी उनको वॉचमैन ने भगाया, पर वो भी फिर भी आ जा रहे थे एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो हंस रहे थे, देख रहे थे। जब टाइम आया केक कटिंग का एंड सब सीनियर्स को बच्चे देने लगे केक वेक, तो एक होता है ना कि बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है यार। आप कोई महान इंसान नहीं हो, अगर मैंने जाके उन बच्चों से कहा कि बेटा आप केक का कुछ पोर्शन उन बच्चों को भी दो, एंड उनसे कहो कि आके वो पीछे बैठ सकते हैं, एंड वो आए पीछे बैठे एंड उन्होंने खूब शूटिंग की डांस वांस में, केक वेक खाया और वो चले गए। मैंने कोई महान काम नहीं किया था, बल्कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इनके लिए कुछ करते हैं तो हम अपने लिए ही करते हैं। क्योंकि आप एक होता है ना कि हर रिलीजन में एक चीज़ होती है कि आप अगर अच्छा करोगे तो भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। तो हम जो भी चैरिटी करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो उन्हें हमारी ज़रूरत है, बट हमें उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि हम एक होता है ना कि हम अपने बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा गुडनेस को कमा सके, सो दैट कि जो गॉड है हम पे मर्सी शो कर सके। तो हम होते हैं सेल्फिश, सोच रहे हैं हम अपने बारे में उनके लिए करते हुए। सो अगर इस इंटेंशन से भी आप कर रहे हो तो करो यार, बट करो उनके लिए, बिकॉज उनके पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनके लिए करने को तैयार होते हैं। एंड दे नीड योर अटेंशन यार, दे डिज़र्व योर अटेंशन। स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है आसपास का, जिनको रियलिटी पता नहीं होती है पढ़ाते पढ़ाते आई बिकेम सो इमोशनल यार, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसी स्टोरीज सुनो तो। ओके, मैं वाज आई, तो वो एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे खेल रहे हैं लोग, एंड वो फेंस जो होता है ना कि लकड़ी का जो सराउंडिंग करके बना होता है, वहाँ पे खड़ा है वो, एंड झाँक कर वो देख रहा है अंदर, एंड वो बस वहाँ पे खड़े होते गेम देख रहा है, वही बहुत उसके लिए बड़ी बात है, बस उसको देखने दिया जाता है। एंड वो एक बार एडमिट करता है कि जब ये लोग चले जाते हैं खेल कर, तो जो वॉचमैन है वो थोड़ा सा मुझे को सिंपैथी शो करते हैं एंड मुझे अंदर आने देते हैं, सो दैट कि जो झूला लगा हुआ है उस पर मैं झूल सकूँ। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। एंड साहिब भी आज शूज़ पहना था, बड़ा ही अजीब सा शूज़ था, क्योंकि उसका जो कपड़ा था वो बड़ा ही अजीब गरीब था, डल सा था, फटा पुराना था, एंड जो शूज़ था थोड़ा सा नया दिख रहा था, बट उसमें होल था। समवन गेव देम टू मी
एंड साहिब जो था एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, क्या ऐसे बच्चों को कोई जल्दी देता है क्या? लोग तो कूड़े में फेंक देते हैं, ऐसे बच्चों को कूड़े में मिलता है, वो उठाकर, वो नहीं चाहते अशेम्ड फील करना कि किसी का उन्होंने भीख एक्सेप्ट किया है, सो फेंका हुआ चीज़ एक्सेप्ट किया है। तो साहिब एक होता है ना कि थोड़ा सा शो करने के लिए कि कोई पर्सनली मेरे पास आया है एंड मुझे दे कर गया है, इतनी इज्जत दी है मुझे किसी ने एंड वो दिया है। एक्सप्लेन करने लगता है कि अरे यार मतलब अनीश जंग खराब ना सोचे मेरे बारे में। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, बट द फैक्ट क्या था, उन्हें फेंका गया था बाय अ रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम जस्ट बिकॉज अ होल इन वन ऑफ देम। क्योंकि वो एक रिच बॉय ने फेंका था, इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया था कि हल्का सा होल था। आप मतलब कुछ फैमिलीज़ को देखते हो ना कि किसी किसी के जूते जो होते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड जूते फटे पुराने होते हैं, वो सिल तक कई सालों तक चलाते हैं। एंड कुछ रिच फैमिली के जो लोग रहते हैं, अगर जूते में कुछ भी प्रॉब्लम हो यार, 0.1% प्रॉब्लम हो, तो दे स्टार्ट टू नेगिंग देयर पेरेंट्स कि नहीं 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 मुझे शूज़ चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ख़राब है शूज़, होल आ गया है। तो कितना बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों सेक्शंस में। अब यहाँ पर साहिब जी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अनीश जंग को रियलिटी पता है एंड होल है, इसलिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, रिच बॉय को उसने फेंक दिया था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम केम ट्रू। एंड साहिब के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक ऐसा इंसान जिसके पास चप्पल नहीं था, आज उसके पास शूज़ है, वो ओन करता है, वो गॉड की ही ब्लेसिंग थी, तो उसके लिए ड्रीम केम ट्रू जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच, बट समथिंग इज़ आउट ऑफ रिच इवन नाउ। वो खड़े होके देख सकता है उस गेम को, बट कभी खेल नहीं सकता, वो आउट ऑफ रिच है उसके लिए। उस वर्ल्ड में एंटर करना डिफ़िकल्ट है उनके लिए, एंड डिफ़िकल्ट क्या, इम्पॉसिबल उनके लिए। उनके साथ उठना बैठना खेलना, इट्स जस्ट मतलब ना कि बियॉन्ड। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. अब इस मॉर्निंग में जब मिली तो साहिब के हाथों में क्या था, साहिब मिल्क की दुकान पे, दूध जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जा रहा था, और उसके हाथ में एक सिल्वर कैनिस्टर था। आप अक्सर देखते हो ना कि हैंडल लगा हुआ है एंड एक स्टील का बर्तन है, और वो उसमें कुछ भी कंटेंट, दूध लेने जा रहा हो या कुछ जो भी चीज़, दूध लेने जा रहा है, क्योंकि वो चाय की दुकान पे काम करने लगा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। मैं अब काम करने लगा हूँ, आप वहाँ पे देख रहे हो ना, वो जो सड़क के एंड में जो दुकान है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। सॉरी। He says pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 मिलते हैं महीने के, और खाना वाना भी मुझे देते हैं। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। अनीस ने क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपना जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसका जो फेस था ना, जब वो रैक पिकिंग करता था, जब उसे लगता था कि यार रैक पिकिंग तो वंडर वाली जॉब होती है, मैजिक वाली जॉब होती है, कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, वो वाला एक होता है, क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए वो लोग अंदर जाते हैं गार्बेज में, चाहे वो गंदा से गंदा क्यों ना हो, कितना भी स्मेली क्यों ना हो, वो इस चाहत में जाते हैं कि कुछ गोल्ड जैसी वैल्यूबल चीज़ मिले, चाहे वो 1 रुपये का कॉइन ही क्यों ना हो। उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक चला गया था। बेटा, जो बच्चे होते हैं ना, जब तक वो अपने मन से कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो वो मस्ती वाले में रहते हैं, एक आज़ाद परिंदे की तरह रहते हैं। बट उन्हें जब कैद कर दिया जाता है ना, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली दे कम टू नो द रियलिटी। मतलब एट दिस एज साहिब बहुत छोटा है एंड वो काम करना शुरू कर दिया। अनीस जंग को रियलाइज़ होता है कि उसका जो केयर फ्री लुक है वो लॉस हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब ऐसा लग रहा था ना अनीस जंग को कि मतलब जो कैनिस्टर उसने लिया है वो उससे ज़्यादा हैवी लग रहा था। वो भारी जो लिया करता था ना बैग, जिसमें बहुत सारे गार्बेज हुआ करते थे, वो उसके लिए हल्का हुआ करता था, क्योंकि वो अपने मन से वो काम किया करता था, वो खुद का मास्टर था। जब मन करता था वो घूमता था, जब मन करता था वो गार्बेज में घुसा रहता था। एंड आज उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, एक छोटे से बच्चे के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कब समझ में आती है, एक पर्टिकुलर एज होता है ना हम जैसे बच्चों के लिए, कि भाई ये एज है एंड
स्कूलिंग जब तक चलती रहे तब तक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सिर्फ पढ़ाई करो, वो भी हम अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मन मौजी में पढ़ाई करते हैं, यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। शायद ही हमारे पेरेंट्स वो जिम्मेदारी देते हैं हमें जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली, एंड दैट इज़ समथिंग जो साहिब है। एंड तमाम ऐसे बच्चे जो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो बहुत गरीबी है, जहाँ पर बहुत ही कम एज में एट द एज ऑफ 7 and 8 years आप अक्सर अपने आसपास दुकानों पे देख लोगे कि चाय की दुकान पे एक छोटा सा बच्चा काम कर रहा है, कपड़ों की दुकान पे छोटा बच्चा काम कर रहा है, एंड बड़े रूडली जो मास्टर्स होते हैं बहुत ही रूडली उनसे बातें करते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी फीलिंग आती है, ये चाइल्ड लेबर है एंड इसके अगेंस्ट आप एक्ट है एंड आप कंप्लेन कर सकते हो, बट कंप्लेन करके भी क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि वो चाय वाला ज़बरदस्ती उस बच्चे को बुलाकर काम कराता होगा, बल्कि खुद उसके पेरेंट्स उसे भेज रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के बाद भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। ज़्यादातर पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत रहती है, और ऐसा नहीं है कि वो खुद काम करना छोड़ती है, वो खुद भी काम करते रहते हैं, बच्चे भी काम करते रहते हैं, सो दैट कि एटलीस्ट फूड को अफोर्ड कर पाए। सो आप कंप्लेन करके भी क्या करोगे? उल्टा आप उनके साथ गलत कर दोगे क्योंकि वो अपनी नौकरी खो देंगे। तो यहाँ पे जो साहिब है, अब कहीं ना कहीं उसका बचपना खो गया यार। दैट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट टॉपिक, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, लॉस्ट स्प्रिंग। साहिब ने अपना स्प्रिंग लूज़ कर दिया था, उसका चाइल्डहुड जो था वो खो गया था। सिर्फ अफसोस की बात यह है कि उसका बचपना बचपन में खोया, बड़े होने पर नहीं। अक्सर कहा जाता है कि बचपना कभी अंदर से मरने नहीं देना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाओ। बट ऑन द अदर हैंड द रियलिटी इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग, जहाँ पे मजबूरी में बच्चों को ही अपना बचपना खोना पड़ता है। बहुत ही ब्यूटीफुल था बेटा, सोचिएगा, रीड करिएगा, एंड उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा जब भी आप बाहर निकलें ऐसे बच्चों को देखें, कोशिश करिए कि आप पैसे अगर ना दे पाते हो, अगर वो आते हैं आपके पास कोई चीज़ मांगने के लिए, पैसे, आप पैसे ना दो उन बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में, हम जैसे सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोगों के मन में एक चीज़ होती है ना कि अरे यार इनके बच्चे ये पैसे मांग रहे हैं, धंधा हो गया इन लोगों का, इनके पेरेंट्स काम करा रहे हैं, शराब पियेंगे। आप कुछ ना कर पाओ ना, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप उनको कुछ खरीद दो खाने के लिए। शायद हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती उन्हें भेजते होंगे सो दैट कि उनके फादर जो हैं अगर वो शराबी हों तो वो उनको शराब वो अफोर्ड कर सके, एंड वो बच्चे मजबूरी में आते होंगे। लेकिन आप वो चीज़ ना करो ना, आप पैसे कभी ना दो उन्हें, आप उन्हें फ्रूट्स खरीद के दे दो। उनको बहुत अरमान लगता है यार कि उनको कोई चॉकलेट चिप्स वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। 10 रुपये मानो मतलब कि यार पूरे दिन का खर्चा, वो कुछ भी खा सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है 10 रुपये में। लेकिन आप वही 10 रुपये का एक चिप्स का पैकेट खरीद कर देते हो, थोड़ा सा अजीब लगेगा उनको क्योंकि यार चले गए इतने पैसे, बट वो बहुत, उनकी आंखों में एक आप चमक देखोगे। आई रिमेम्बर्ड व्हेन आई वाज एट द अस्सी घाट, मुझे घाट पे जाना बहुत पसंद है। जब मैं बनारस में रहती थी तो मैं मतलब वीकली तो मैं जाती थी, और अभी भी मैं बनारस जब भी विजिट करती हूँ एनी हाउ, मतलब कैसे भी यार टाइम हो या ना हो, आधे घंटे तो मुझे घाट पे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं जा रही थी और मैं अपने लिए सामान कुछ खरीद रही थी, एंड मैंने जब सामान मैं खरीद रही थी, चिप्स विप्स खरीद रही थी, तो एक बच्चा आया पैसा मांगने के लिए। तो मैंने कहा मैं पैसे तो नहीं दूंगी, कुछ चाहिए तो बताओ। और उसने मुझे पता है उसका फेस याद है कि वो बहुत स्माइल करता है, एंड वो माजा का बॉटल रखा रहता है उसकी तरफ, वो दिखाता है कि मुझे ये चाहिए। मैं जब उसे खरीद के देती हूँ तो 2-3 उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं एंड वो कहते चल भाई चल आज पियल जाए चल। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग बच्चा, इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू डू समथिंग ना सेल्फलेसली विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ, ये तो ना कि रेसिप्रोकल वाला कुछ ना हो, गिव एंड टेक वाला ना हो। आप किसी ऐसे इंसान के लिए करो जो आपके लिए दोबारा कुछ नहीं कर सकता। हम हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं ना कि अरे यार आज हम उनके लिए कर रहे हैं, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं ना, डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या एट सम पीरियड ऑफ टाइम हमारी अगर कंडीशन खराब होगी तो वो मदद करेंगे।
लेकिन हम अगर उनकी मदद करें जिनकी मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें, बस एक चीज़ होगी, एंड दैट इज़ द वो इनर हैप्पीनेस। एंड मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। प्लीज़ बेटा करो, एंड कभी भी किसी को ख़राब से ट्रीट मत करो, बिकॉज वाकई में अगर कोई आपका प्यार भरा ज़ुबान डिज़र्व करता है तो वो तमाम बच्चे हैं जो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे कास्ट या ऐसे सेक्शन से बिलोंग करते हैं। आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपका जो होगा वो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश की स्टोरी है, एंड ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक रियलिटी आपको पता चलेगी। फिरोज सेटिंग जो है वो फिरोजाबाद है। याद रखिएगा सेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि स्टोरी जो है उसका वो किस प्लेस पे घटित हुई है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो फर्स्ट स्टोरी जो थी वो सीमापुरी वाली थी, ठीक है, किस तरह से रैक पिकर्स वहाँ पे रहते थे। एंड सेकंड स्टोरी आपकी फिरोज़ाबाद की है, जहाँ पे कहते हैं ना कि वो बैंगल्स वाली इंडस्ट्री होती है। तो कल हम इस वीडियो के साथ आएंगे, या इवनिंग में अगर मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई विल अपलोड इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम, टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। थैंक यू, बाय बाय।